हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। हालांकि इससे पहले भी मैंने ऑब्जेक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ अदर बारीकियों के बारे में डिस्कस किया गया है, जिससे अगर किसी की फाइल में कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो उसको रिमूव करने में उसे आसानी रहेगी। या तो ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, अगर आया हुआ है तो उसको रिमूव करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा इस वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और का कुछ भला हो जाए, क्योंकि आप यकीन मानिए ऑब्जेक्शन में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सालों सालों फाइलें ऑब्जेक्शन में फंसी रहती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो नॉलेज वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई ट्रेडमार्क फाइल किया जाता है, फाइल करने के बाद वो क्या हुआ कि फॉर्मेलिटी चेक पास हुआ। फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद फिर वो मार्क टू एग्जाम जाता है, मतलब एग्जामिनेशन के लिए जाता है। एग्जामिनेशन के लिए जाने के बाद फिर क्या होता है कि विद इन 25 डेज इसकी एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है। वो रिपोर्ट दो तरह की इशू होती है, एक आपकी पॉजिटिव, एक आपकी नेगेटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट में तो ये हुआ कि डिपार्टमेंट ने एक तरह से वो फाइल आपकी ओके कर दी। ओके करने का मतलब एक्सेप्ट कर दी। एक्सेप्ट करने का मतलब एक तरह से डिपार्टमेंट ने उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की। डिपार्टमेंट को लगा अपने लेवल पे ये फाइल ओके है, वो फाइल आपकी आगे बढ़ गई। हालांकि अभी उस फाइल को रजिस्टर्ड होने में भी करीबन 5.5-6 महीने लगेंगे इसके बाद भी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये स्टेप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 100 में से 98 फाइलों में ऑब्जेक्शन आता ही आता है। ऑब्जेक्शन ना आना चौंकने वाली बात है, ऑब्जेक्शन आना कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ऑब्जेक्शन आता है। अच्छा, कितने दिन के अंदर आता है? तो वैसे नॉर्मली जो देखा गया है 25 to 30 डेज के अंदर, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल होती है, नंबर अलॉट होता है, तो एक तरह से एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हो जाती है। लेकिन आजकल इधर करीबन 1-1.25 साल से डिपार्टमेंट ने जो वेबसाइट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, शायद किसी और गवर्नमेंट कंपनी को पास किए, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस की वजह से उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में डिले हो रहा है। कई बार 6 महीने, 8 महीने, कई बार साल भर भी लग रहा है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट श्योर इशू करेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये होते हैं कि सर मेरा इतना टाइम हो गया और मेरी फाइल में अभी तक कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अरे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि उसमें इस फास्ट स्पीड करने के लिए गवर्नमेंट चालान 20-20 हजार के गवर्नमेंट चालान डिपार्टमेंट ले लेता है, और फिर प्रोफेशनल फीस अलग लगेगी, कोई फायदा नहीं है। तो वेट करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी। अब आगे की बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया कि ऑब्जेक्शन आ जाता है। ऑब्जेक्शन की कैटेगरी कौन कौन सी है, मतलब किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन हमारी फाइल में आ जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आपका सेक्शन 9(1)(a), मतलब सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, और उसमें सेक्शन 9(1)(a) का इशू हालांकि कम आता है, लेकिन आ जाता है। अब सेक्शन 9(1)(a) का इशू क्या कह रहा है, जो अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 99, तो इसमें द ऑब्जेक्शन रेज अंडर सेक्शन 9(1)(a) ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 99 एज द मार्क इज नॉन डिस्टिंक्टिव एंड एज सच इट इज नॉट कैपेबल of distinguishing the goods or services of one person from those of other। ये तो हो गई एक्ट की लैंग्वेज। ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक तरह लीगल लैंग्वेज पढ़ा उसे तो ये समझ आएगा। एक और अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, अगर एक लेमन पर्सन की तरह अगर इसको बात समझे तो इसको इस तरह समझा जा सकता है कि जो ट्रेडमार्क फाइल किया है वो बड़ा कॉमन सा है। कॉमन सा मतलब सीधी सी बात है कि डिपार्टमेंट उसका राइट किसी एक पर्सन को नहीं दे सकता। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जो ट्रेडमार्क
होता क्या है, जो सबके लिए कॉमन होता है, किसी एक को उसका राइट या मोनोपोली नहीं दी जा सकती, क्योंकि ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो डिपार्टमेंट ने एक तरह से ये कमिटमेंट किया है कि इस वाले गुड्स में, इस वाले क्लास में, ठीक है, केवल वही पर्सन क्या होगा, उस ट्रेडमार्क का यूज करेगा और कोई उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं करेगा। अगर करेगा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन बनेगा। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो, अगर आपके नाम में डिपार्टमेंट को लगता है कि वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाला, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है या यूनिक नहीं है, मतलब आपके ट्रेडमार्क को यूनिक होना जरूरी है, अगर उससे डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये यूनिक नहीं है, तो उस केस में डिपार्टमेंट उस पर 9(1) का ऑब्जेक्शन ला देता है। आता कम है बट आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, होता क्या है कि वो ट्रेडमार्क ऐसा फाइल करते हैं कि हमें क्या करना पड़े कि जो ब्रांड नेम सबके मुंह पे चढ़ जाए, आसान हो, हमें मार्केटिंग पे कम खर्चा करना पड़े, तो बड़ा कॉमन सा नेम ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और 9(1) का ऑब्जेक्शन को रिमूव करना सबसे टफ होता है, हो जाता है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें रिमूव कराया ही नहीं जा सकता, लेकिन काफी कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जो रिमूव कराए जा सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे अब जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है? जीरो डिफेक्ट का मतलब कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो इसमें मैसेज क्या जा रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक तरह से क्या है, वो सबसे अलग है, मतलब वो उसमें कोई डिफेक्ट है ही नहीं, मतलब वो सबसे अच्छा है, ये मैसेज जा रहा है। तो ये तो गलत है ना, कि सबसे अच्छा कैसे हो सकता कोई प्रोडक्ट। तो इसलिए इसमें इस तरह के चीजों में 9(1) का ऑब्जेक्शन आने के चांस रहते, आता है, ठीक है। या दूसरा जो ब्रांड नेम है वो है वियर एंड टियर, इसमें भी सेक्शन 9(1) का इशू आया हुआ था। ये ट्रेडमार्क एक्चुअल में मैंने ही फाइल किया था और इसमें भी 9(1) का इशू आया था, ठीक है। हालांकि उसका प्रॉपर रिप्लाई किया है, डिपार्टमेंट ने वो फाइल पास कर दी, ठीक है, वो फाइल पास कर दी, वो ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया, वो फाइल आगे जाके रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन यहाँ पर भी सीधी सी बात है, जो इस तरह का जो वर्ड है वियर एंड टियर, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक जेनरिक कॉमन वर्ड को, मतलब जो सीधी सी बात है, कुछ इसमें स्पेशल नजर नहीं आता, कॉमन सा नजर आता है, जो सबके लिए है। भाई कपड़े पहन के तो कोई भी खुश हो सकता है ना तो इसमें एक तरह से क्या है कि एक तरह से यूनिकनेस क्या है। तो ये जो सारी चीजें होती है, मतलब आपको अपना ट्रेडमार्क का नेम फाइल करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि वो यूनिक होना चाहिए। ये तो हो गया सेक्शन 9(1) का, ठीक है। सेक्शन 9 जो 1B की जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये एक्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। द मार्क कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ वर्ड और इंडिकेशंस व्हिच मे सर्व इन ट्रेड और डेजिग्नेट द काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यूज, जियोग्राफिकल ओरिजिन or the time of production of the goods or rendering of the services or other characteristics of the goods or service। ये तो हो गई एक्ट की डेफिनेशन। अब इसे कुछ साधारण भाषा में हम समझेंगे कि 9(1) कहता क्या है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहली बात तो अगर आपके ब्रांड नेम के साथ, सीधी सी बात है, पहले तो वही कि उसमें यूनिकनेस नहीं है। मतलब जैसे आपने क्या किया, अपने नाम को अगर किसी जगह का नाम रखा, जैसे जयपुर है, राजस्थान है, दिल्ली है, जयपुर में तो जयपुर के नाम से तो बहुत लोग ट्रेडमार्क फाइल कर देते हैं। तो जयपुर तो सबका है ना, जयपुर पे किसी एक आदमी को मोनोपोली थोड़ा दी जा सकती है। तो इसलिए जयपुर का नाम या किसी सिटी या किसी स्टेट का नाम कोई अगर रखता है तो वहां पर 9(1) का इशू आएगा। जियोग्राफिकल जो नेम अगर रखता है, ठीक है, या कोई सरनेम रखता है, सरनेम मतलब जैसे अब मैं गुप्ता, मेरा सरनेम गुप्ता है, बहुत सारे लोग गुप्ता होते हैं, बहुत सारे लोग शर्मा होते हैं, ठीक है, जोशी, या कोई भी अगर सरनेम जो बहुत सारे लोगों का है, तो उस केस में आप यकीन मानो कि उसमें 9(1) का इशू आता है। अब वो डिपार्टमेंट जल्दी क्लियर नहीं करता, हालांकि कई केस में हो भी जाता है। होता ये है कि 9(1) या 9(1) के केस में आपके पास अगर ये डिपार्टमेंट को समझ आता है कि ये नाम इनकी अपनी क्रिएशन है और ये बहुत लंबे टाइम से चलाते आ रहे हैं। और लंबे टाइम का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सुना है, मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने बहुत लंबे टाइम की प्रॉपर ओरिजिनल बिल की चेन लगाई है,
या ओरिजिनल एविडेंस लगाए हैं, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं 9(1) या 9(1B) के डिपार्टमेंट को रिमूव करने में आसानी करता है। मतलब जो ऑफिसर है, ट्रिब्यूनल ऑफिसर, उसको क्लियर कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि ये बहुत लंबे टाइम से चलाते आ रहे हैं, तो उस केस में वो ऑब्जेक्शन वेव कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो अब या आपका कि जैसे अब मान लेते हैं कोई गुड्स का नाम अगर कहीं रख देता है, जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो, तो आपको उस ट्रेडमार्क में कहीं भी वो क्या कहते हैं गुड्स नहीं आना चाहिए। जैसे कोई तंबाकू में डील कर रहा है तो टोबैको या मैच या कोई जीन्स में डील कर रहा है तो उसमें अगर जीन्स लिख देता है कहीं भी, ठीक है, तो ये इस तरह की बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। या कोई नंबर्स का यूज करता है, या कोई जैसे अब मान लेते हैं कि अगर बालाजी नाम रखने की कोशिश करता है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट ने प्रोहिबिटेड नाम की लिस्ट भी निकाली हुई है, ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखने की जरूरत, जिसमें डिपार्टमेंट साफ साफ मना करता है कि इन ट्रेडमार्क का नाम आपको नहीं रखना, जैसे बालाजी। अब जैसे जो बालाजी के नाम से एकता कपूर का बड़ा फेमस ब्रांड है, लेकिन बालाजी के नाम से उसका कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ही नहीं, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कुछ नाम मैं बता दूं। जैसे कोई अगर धर्मचक्र रखता है, ये भी प्रोहिबिटेड नाम है। जितने भी जो हमारे सिख भाई हैं, उनके जो जितने भी गुरु हैं, ठीक है, जैसे गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह या किसी भी गुरु का नाम रखेगा वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। या कोई हमारे जो बहुत बड़े नेता हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी, अगर इनमें से किसी का यूज करता है तो उस केस में भी सेक्शन 9(1)B का इशू बनता है। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड नेम है, ये रखना ही नहीं है, डिपार्टमेंट कभी क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, वो सिंगल हियरिंग में ही कह देगा कि सीधी सी बात है, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके ये नाम तो एक तरह से डिपार्टमेंट इमीडिएट कैंसिल मानेगा। वो प्रोहिबिटेड नाम कहाँ मिलते हैं? पब्लिक सर्च में वहां पर प्रोहिबिटेड लिस्ट पड़ी हुई है। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई ट्रेडमार्क का नाम डिसाइड आप करते हो तो वहां पर जाकर आप चेक कर लो, ठीक भाई, कहीं इस लिस्ट में तो हमारा नाम ये नहीं आ रहा है। अगर उसमें आया है तो आप कितने ही बिल प्रेजेंट कर दो, कितनी ही चीजें प्रेजेंट कर दो, वो क्लियर नहीं होगा। अब जैसे किसी ब्रांड नेम के साथ क्या होता है कि इंडिया वर्ड यूज किया जाता है, तो अभी डिपार्टमेंट कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी इंडिया लिखा हुआ, डिपार्टमेंट वो क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर जैसे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं, जैसे प्लस का साइन होता है, तो प्लस का साइन जो होता है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं। अब किसी ने अपने लोगों में क्या किया कि वो प्लस का साइन यूज कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसा एक केस आया था, ये मैंने फाइल नहीं किया था, किसी और ने फाइल किया था, कोई आपका बिहार या झारखंड का बंदा था, तो उसने फाइल किया था। तो उसमें क्या था कि वो लोगों में कहीं ना कहीं, जैसे डिज्नी प्लस का लोगो है, डिज्नी प्लस के लोगो में आप देखोगे कि एक प्लस का साइन है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, उसने डिज्नी प्लस टाइप का लोगो बनाया था, ठीक है, और उसमें प्लस का साइन लगा दिया था। तो उसमें यही था कि वहां पर जब हियरिंग हुई तो वहां पर हियरिंग ऑफिसर्स ने यही बोला कि सर, इस तरह के लोगों में ट्रेडमार्क आपका पास नहीं होगा। उसका तरीका यह है कि आप टीएमएम के साथ एक नई इमेज जिसमें प्लस का साइन ना हो, सेम पूरी इमेज आप वही रखो, लेकिन उसमें से प्लस का साइन आप हटा दो, क्योंकि प्लस का साइन किसी को भी अलाउ है ही नहीं इंडिया में या कहीं भी। ठीक है, पूरी दुनिया में ट्रेडमार्क चलता है तो प्लस का साइन आप लगा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा आप। मतलब या तो रेड क्रॉस सोसाइटी लगाएगी या डॉक्टर्स लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। अब कोई अगर मान लेते हैं कि अपने ब्रांड नेम सिंपल ये रख देता है इस फ्रंट पे, जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही रख देता है केवल ये नाम, अरे भाई ये तो जीन्स या टी शर्ट जो होता है वो तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, उसमें सीधी सी बात है वो कैसे किसी को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये बातें जो होती हैं ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका 9(1)B में आपको क्या कर 9(1)B का इशू ना आए, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि सीधी सी बात है कि आपको खास तौर से जगह का नाम नहीं रखना, सरनेम तो बिल्कुल नहीं रखना। ठीक है, किसी भी भगवान के नाम को लेने से बचना चाहिए, भगवान को नाम के लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जैसे अब किसी भी रिलीजन के, जैसे अब मुसलमानों में 786 नंबर होता है,
वो बड़ा एक तरह से क्या है कि उसकी आस्था मानी जाती है, तो वो डिपार्टमेंट कभी किसी को नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसके ये तो हो गया 9(1)(a) या 9(1)(b) की बात। अब हम अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आता है, वो आता है सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन लोग पूछते हैं कि सर क्यों आ जाता है। सर हमने तो क्या किया, जब ट्रेडमार्क फाइल किया तो ट्रेडमार्क फाइल करने में हमने पब्लिक सर्च में अपना नाम प्रॉपर चेक किया, तो प्रॉपर चेक करने में क्या हुआ सर, उसमें दिखाया नो रिकॉर्ड फाउंड। सर वहां जब नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाया तो हमने सोचा कि डिपार्टमेंट ने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया और हमने उस बिहाफ पर वो ट्रेडमार्क फाइल कर दिया। लेकिन जब हमने एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई तो उसमें सेक्शन 11 मतलब मैचिंग वाले बहुत सारे ट्रेडमार्क आ गए, या 9(1)(a) का इशू आ गया, 9(1)(b) का इशू आ गया। तो सर ऐसा कैसे हो गया? सबसे पहली बात तो पोर्टल की भी बात हम कर ले रहे हैं, पहले हम 11 की बात कर लेते हैं। 11 का मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट क्या होता है कि ये मान के चलता है कि आपका ट्रेडमार्क किसी दूसरे से मैच करता है, या तो 100% या 90%, 80% या 50%, या तो पूरा या उसका कुछ हिस्सा वो किसी और के ट्रेडमार्क से लिया गया है, ये डिपार्टमेंट मान के चलता है। ठीक है, या तो पूरा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एज इट इज ट्रेडमार्क डाल देते हैं जो सामने वाले, अब जैसे एडिडास है, अब कोई एडिडास के नाम से ही डाल देगा तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। या उससे उसका पूरा नाम मिला के 90% मैच कर दिया। जैसे अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा कॉपी होने वाली चीजें हैं। हालांकि कॉपी तो जो चल गया उसको हर कोई करने की कोशिश करता है, ठीक है, और फिर कहता है सर ये तो हमें हमारा ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट क्लियर ही नहीं कर रहा, या ये कैंसिल कर दे रहा है। जैसे बिस्लेरी जो ट्रेडमार्क है, बिस्लेरी जो पानी के लिए यूज होता है ना, तो क्लास 32 में वो सबसे ज्यादा कॉपी होने वाला ट्रेडमार्क है। कुछ लोग तो इतने महान है वो बिस्लेरी के नाम से ही डाल दे रही है, या आपका बिस्मेरी कर दिया, बिसेरी कर दिया, कुछ भी उसको हल्का फुल्का उसको चेंज कर दिया। अभी मैं एक्चुअल में किसी भी अगर जैसे रिलीजियस प्लेस में जाओ, जैसे अभी काशी या उज्जैन वगैरह गया हुआ था, तो होता क्या है कि हमारी नजर तो ऐसी जगह जाती है, तो वहां पर ये देखा कि वो इतने समझदार हैं कि वो बॉटल का साइज जो बिस्लेरी का होता है बिल्कुल वैसा ही, प्लस उसका रैपर जैसे ग्रीन कलर का होता है उसी सेम कलर से मैच करा के रखते हैं। ठीक है, और लिखने का ढंग भी वही होता है, स्पेलिंग भी बहुत हद तक वही होती है, हल्की फुल्की कुछ बीच में कहीं चेंज कर दिया जाता है। आपको ये कहेगा कि सर मैंने बिस्लेरी लिखा और वहां पर BISLLERI वो वहां दिखाता नो रिकॉर्ड फाउंड, तो सर ये तो क्या है, ये तो अलग है, ये उससे मैच नहीं कर रहा। अरे ऐसे मैचिंग नहीं होती भाई। ये कहा जाता है कि अगर कोई ट्रेडमार्क, ठीक है, लिखने में अगर सेम आ रहा है, पहला तो सेक्शन 11, लिखने में ना सही बोलने में सेम आ रहा है तो भी सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन आने के मतलब ये सारे मैचिंग वाले रीजन होते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल में और बता दूं, अब इसका जैसे अब टिकटॉक चला था, ठीक है, तो जो टिकटॉक की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी मॉडिफाई कर दी, किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डबल के कर दिया। अब एक कपड़ों में बीच में चला था एडिडास का ही कॉपी, जिसमें एडिडास जिस फॉर्मेट में लिख रहा था उसी फॉर्मेट में दूसरे ने उसे क्या किया, ADIDAS होता है ना, तो डी को घुमा दिया उसे आदिदास कर दिया। अरे भाई ऐसी चीजें कहां से रजिस्टर्ड हो जाएंगी? पहली बात, ये गुड्स पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और सीधी सी बात है ऐसे करके ये पास नहीं होते। ठीक है, और एक पोलो की कॉपी बहुत ज्यादा होते देखिए। ठीक है, तो पहली बात तो डिपार्टमेंट इसे क्लियर नहीं करेगा, आप ऐसे नाम डालते ही क्यों? अगर धोखे से कुछ प्लस माइनस करके आपने धोखे से क्लियर करा भी ली फाइल, तो आप ये समझो वहां पर जो जिसका मेन ट्रेडमार्क है वो आगे जाके अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फाइल को अपोज कर देगा। अगर अपोजिशन करने में उसे ध्यान नहीं आया और ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया तो आदमी सोचेगा अब तो मैं जीत गया। अरे भाई आगे रजिस्टर्ड होने के बाद भी वो रेक्टिफिकेशन डाल सकता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब उसको रिमूव करने के लिए एक तरह से नोटिस डाल सकता है, वो भी होता है। तो ये जो चीजें हैं इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अब कोई जैसे
स्पार्की वाला ब्रांड है, स्पार्की करके एक ब्रांड चलता है दिल्ली में इधर, तो वहां पर उसके वो बहुत ज्यादा चलता है, तो उसकी इतनी कॉपी बनाई गई उसमें, जैसे स्पार्की है तो किसी ने क्यू कर दिया, किसी ने सी कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी मतलब उसको वो देखने में बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो वो सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करेगा। अगर हो भी गया, धोखे से हो गया, तो उस केस में या तो अपोजिशन हो जाएगा, रेक्टिफाई वो कभी भी रेक्टिफाई करा सकता है और बाद में कोर्ट में भी खींच सकता है, ठीक है, और उसके बाद आपसे कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो जो बहुत ज्यादा नाम चलते हैं उनको लेने से बचना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सामने वाला यही परेशान बना रहता है कि सर मेरा ये जो फाइल है ये तो क्लियर हो ही नहीं रही, उसकी तो इतनी जल्दी हो गई और मेरी तो अभी तक ऑब्जेक्शन में ही फंसी हुई है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात तो खास तौर से ट्रेडमार्क का नाम सर्च करने में करना भी एक कला होती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका अगर मान लीजिए 6-7 अल्फाबेट का, 7 या 8 अल्फाबेट का अगर मार्क है, तो शुरू के 3 या 4 अल्फाबेट स्टार्टिंग में पब्लिक सर्च में डालना चाहिए, ठीक है। पब्लिक सर्च में जब डालोगे तो होगा क्या कि 3 अल्फाबेट के आगे के जितने भी कॉमन वाले ट्रेडमार्क होंगे मिलते जुलते सारे नजर आ जाएंगे, तो उससे आपको आउटपुट निकालने में आसानी होगी, ठीक है। और सीधी सी बात है, बहुत बार आदमी ये सोच के बैठा होता है कि अगर मैं ये जो ब्रांड पड़ा इसको एज इट इज डाल दूं और आगे निकल जाएगा, तो देखो होता क्या है कि आगे बहुत ज्यादा आदमी का टाइम खराब हो जाता है, और जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत बार आदमी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर जाता है, फिर फाइल बहुत बार रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप ऑब्जेक्शन से बच जाओगे। सबसे ज्यादा आने वाला ऑब्जेक्शन है सिमिलर ऑब्जेक्शन, ठीक है, या सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन। 9(1) भी दूसरे नंबर पे आता है, 9(1)(a) भी कम आता है लेकिन आ जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे की बात हम जो बात कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे रेयर ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, ठीक है, कि जो डिपार्टमेंट अलाउ करता है। जैसे अब मैंने प्रोबेबिलिटी लिस्ट वाले बोले, प्रोबेबिलिटी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें देख लेना आपको पता चल जाएगा। ऐसे क्या होता है, एक सेक्शन 13 का ऑब्जेक्शन होता है जो डिपार्टमेंट सीधे सीधे कैंसिल करता है, उसमें सुनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि यहाँ पर आपका कोई जो किसी केमिकल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो अगर आप अपने ट्रेडमार्क में यूज कर देते हो, डिपार्टमेंट वो फाइल क्लियर करेगा ही नहीं। मतलब या तो केमिकल जो सब्सटेंस है या केमिकल प्रिपरेशन से रिलेटेड, या केमिकल की शॉर्ट फॉर्म या किसी गैस की शॉर्ट फॉर्म जैसे H2O वगैरह या कुछ ऐसा, वो डिपार्टमेंट क्लियर करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो ऐसी चीजों को डालने से बचना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सेक्शन 3 का 13 का ऑब्जेक्शन कम आता है, लेकिन अगर आ जाएगा तो बहुत इशू हो जाएगा। तो पहले ही आप ये चेक कर लेना कि जो आप ब्रांड नेम रख रहे हो कहीं वो किसी केमिकल की तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टाटा, बिरला या इस तरह के ब्रांड नेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मत करिए, ठीक है। टाटा बिरला सरनेम है, उनको तो इसलिए मिल गया क्योंकि बिरला नाम के लोग बहुत कम, बहुत पुराने, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनको मिल गया, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्शन की बात। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर अगर मेरा ये ऑब्जेक्शन आ गया तो अब इसको रिमूव कैसे करा जाए, कैसे रिमूव किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली तो सलाह ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन को रिमूव करने की नॉलेज नहीं है तो किसी अच्छे वकील के थ्रू, ठीक है, उसकी हियरिंग अटेंड करवाइए। नहीं तो क्या होगा, कोई ऐसा वैसा बंदा जो काम चलाऊ होगा, जो कम फीस में काम कर रहा होगा, वो क्या होगा, अच्छे खासे केस को आपके बिगाड़ देगा और अच्छी खासी फाइल आपके पास हाथ से निकल जाएगी। ऐसा बहुत बार हुआ है। अब जैसे इसमें जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने, सबसे पहला स्टेप जो एग्जामिनेशन होने के बाद अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है और ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो वहां पर जो आपका रिप्लाई बनना चाहिए वो जो ऑब्जेक्शन आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो रिप्लाई बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड बनना चाहिए और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, उसमें स्पेसिफिक केस स्टडी भी होनी चाहिए और डिपार्टमेंट को, ये जो ऑफिसर है उसे ये लगना चाहिए कि भाई ये जो है ये सही है, ठीक है, और ये रिप्लाई बिल्कुल ओके, और ये ऑब्जेक्शन
क्या किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो रिप्लाई अच्छा होना चाहिए। आपका फाइल क्लियर होने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो आपका रिप्लाई निभाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो कम फीस में तो काम कर देते हैं, लेकिन मैं बताऊं, कई बार एक सज्जन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मेरी बहुत सारी फाइलें हैं, ये रियल केस बता रहा हूँ, मेरी बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन लाइन से मेरी सारी फाइलें कैंसिल होती चली गई, तो प्लीज आप चेक करके बताओगे कि क्या दिक्कत रही। उनके फाइलों के नंबर डाल के जब पोर्टल पे चेक किया गया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट चेक करी गई, तो किसी में 9(1)A 9(1)B 11 के ऑब्जेक्शन आए हुए थे। जब रिप्लाई चेक किए गए, पता है रिप्लाई में क्या था, उस पर्सन ने एक ही पर्सन से कराए थे क्योंकि कम फीस ले रहा था, उसने एक पेज का एक रिप्लाई बना रखा था, बना बनाया, उसमें नाम मतलब एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेशन नंबर और दो तीन चीजें ब्लैंक छोड़ी हुई थी। करता ये था कि सब में वो नाम, एप्लीकेशन नंबर और एक दो चीजें फिल कर दिया था अपने हाथ से, बाकी फॉर्म भरे बने हुए थे जैसा आप समझ गए होंगे, और साइन करके डाल दिया। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें बताया कि ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो अलग अलग हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन, उनके आंसर भी तो अलग अलग होने चाहिए ना, क्या सबका एक ही आंसर हो जाएगा? उसने क्या किया था, सबका एक ही रिप्लाई फाइल करा हुआ था। मैंने आपकी फाइल कैंसिल होने का ये रीजन है, तब उन्हें समझ आया। तो आपको ये समझने की जरूरत है, अगर कोई बहुत कम फीस में काम कर रहा है तो सीधी सी बात है, अधिकतर केसेस में उसे नॉलेज नहीं होगी, तो ज्यादा कम फीस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये जो ट्रेडमार्क होता है वो एक तरह से आपके बिजनेस की बैकबोन है, वहीं से आपके बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, और आप उसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो रिप्लाई सॉलिड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई जो सामने वाला बंदा नॉलेज वाला होना चाहिए, तभी तो अच्छा रिप्लाई बना पाएगा। कोई ड्राफ्टिंग मजाक थोड़ा है कि कोई बना के कुछ भी डाल देगा। तो आपको चेक करना आना चाहिए कि भाई मेरे ट्रेडमार्क में जो ऑब्जेक्शन में क्या रिप्लाई फाइल किया गया है, कहीं यही चीज तो औरों के साथ नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे की बात इसमें जैसे आ जाती है, इसमें दूसरी बात जो आ जाती है कि आप जैसे आपका जो ऑब्जेक्शन आया हुआ है 9(1)A 9(1)B या 11 जो भी ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो वो जो ट्रेडमार्क आप कितने लंबे टाइम से यूज कर रहे हो। अगर आप बहुत लंबे टाइम से आप यूज करते आ रहे हो और आपके पास उस ब्रांड से रिलेटेड जिसमें वही गुड्स लिखा होना चाहिए, ठीक है, और वो ब्रांड नेम पूरा होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, और सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर बिल की चेन है, साथ में कुछ गवर्नमेंट पेपर जैसे एमएसएमई या आपका खास तौर से कोई वैट वाला पेपर है, ठीक है, वैट सर्टिफिकेट है, या वैट के बिल हैं, या आपके जीएसटी के बिल हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट है, या कोई और पुराना पेपर, पुराने से पुराना पेपर जिसमें वो ब्रांड नेम यूज हो रखा है। पुराने का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ भी लिखा है, वो ब्रांड नेम कहीं ना कहीं आना चाहिए, तब वो आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड माना जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपके पास बिल की प्रॉपर चेन है, लंबी चेन है, ठीक है, तो उस केस में जो होगा कि डिपार्टमेंट आपका ब्रांड क्लियर कर देगा। खास तौर से जब मैचिंग ट्रेडमार्क होता है, बहुत ज्यादा मैच आ जाता है, मान लेते पूरा 100% मैच आ गया, उस केस में भी वो फाइल क्लियर हो जाती है, बशर्ते आपके पास सामने वाले से पहले के आप यूजर रहे हो। लेकिन यूजर केवल यूजर एफिडेविट लगाने से नहीं होता, आपके पास प्रॉपर चेन होनी चाहिए, बिल होनी चाहिए, कुछ एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, बकायदा उसमें प्रॉपर डेट आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल एक तरह से क्या होता है कि आपके ट्रेडमार्क के लिए एक तरह से गंगा जल या अमृत का काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से संजीवनी का काम करते हैं, ये कहा जा सकता है। तो आपको, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हैं उसके बाद वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं जब ये ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद मैं इसका यूज करूंगा, यूज करने का मतलब उसके बाद बिल काटूंगा। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर ट्रेडमार्क अपने आप क्लियर होता चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन में आएगा, कहा तो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन, तो आप ये समझ के चलो कि वहां पर वो जो बिल है वही बिल बचा सकता है आपके ट्रेडमार्क को। ठीक है,
जो आर्गुमेंट होता है, जो लीगल पर्सन है उसका आर्गुमेंट है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते वो निकाल लेता है। और उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बिल का, और जो भी एविडेंस है या एडवर्टाइजमेंट का, जो वेबसाइट वगैरह चल रही है ना, उन सब चीजों का होता है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। और खास तौर से फिर से वही बोल रहा हूँ, जो लॉयर आपका होना चाहिए वो अच्छी नॉलेज वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप खुद हियरिंग को मत अटेंड करिए, हमेशा जो किसी अच्छे लॉयर से अटेंड करवाइए, क्योंकि सारे काम खुद नहीं करे जाते। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो ऑब्जेक्शन को रिमूव करने में, सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। होता क्या है कि जब कोई ट्रेडमार्क फाइल किया जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी पर्सन, या तो अपनी कोई पिक्चर इमेज लगा देते हैं, या किसी की कोई फोटो लगा देते हैं, कोई भतीजे की, किसी की। तो अगर वहां पर क्या होता है कि जब आप कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो, आपने कोई फोटो लगा रखी अपनी या किसी की, तो वहां पर एक एफिडेविट लगाया जाता है, या एनओसी लगाई जाती है कि भाई ये मेरा फोटो है, और सीधी सी बात है, इस ट्रेडमार्क में यूज करने की परमिशन मैं दे रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, या किसी और बच्चे की है तो उसमें उसके भाई अगर कोई बच्चा है तो सीधी सी बात है, उसके फादर की एनओसी लगी नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा मेरा है, और ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि मैं इनको परमिट किया है, ये लगाना जरूरी नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये ऑब्जेक्शन एक और आएगा कि रिलेटेड फोटो से रिलेटेड एक एनओसी लगाई है। ठीक है, हो सकता है कोई और ना आए, तो केवल यही आ जाए। फालतू में ऑब्जेक्शन आने से टाइम खराब होता है, मैं और बता दूं। ठीक है, तो मोस्ट कोशिश ये करिए कि आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन आए ही ना। ठीक है, तो इस एनओसी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का अगर कोई ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई इशू है, मतलब ट्रेडमार्क को फाइल करने से रिलेटेड, ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन के रिप्लाई से रिलेटेड कोई इशू होता है, ठीक है, या अपोजिशन के रिप्लाई से रिलेटेड, कोई किसी को फाइल को अपोज कराना है, कोई काउंटर रिप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई फाइल रजिस्टर्ड हो गई है, उसके बाद उसको कोई रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई नोटिस या काउंटर कराना है, या उसके एविडेंस से रिलेटेड या हियरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर को फोन करके वो डाउट ले सकते हैं, या यह चीजें फाइल करवा सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106।